एक पल के लिए ना एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना की जा सकती है जहां किसी सुबह दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। बिना किसी वारंट के पुलिस किसी को भी उसके घर से ले जाती है। बिल्कुल। उसे एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया जाता है और ये बता दिया जाता है कि न तो कोई वकील मिलेगा और न ही अदालत में कोई सुनवाई होगी। सुनने में ये किसी डरावनी फिल्म की कहानी लग सकती है ना? हाँ, लेकिन मानव इतिहास के एक बहुत बड़े हिस्से में मतलब ये एक आम बात हुआ करती थी। सत्ता में बैठे लोग जो चाहते थे वही कानून होता था। सही बात है। और आज के इस गहरे विश्लेषण का विषय यही है, वो अदृश्य ढाल जो भारत में नागरिकों को इस तरह की मनमानी से बचाती है। बिल्कुल। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के भाग 3 की, मतलब अनुच्छेद 12 से 35 तक फैले मौलिक अधिकारों की। और आज की इस चर्चा के लिए ऐतिहासिक दस्तावेजों, क्लियर आईएएस के विस्तृत नोट्स, कुछ बहुत ही अहम कानूनी अध्ययनों और 2017 के ऐतिहासिक पुट्टास्वामी केस पर आधारित आईजीसीआरटी के शोध पत्रों को खंगाला गया है। और आज का मिशन ये समझना है कि ये अधिकार सिर्फ कानून की किताबों में कैद शब्द क्यों नहीं है। हाँ, मतलब ये कैसे राज्य के असीमित सत्ता के खिलाफ एक मजबूत दीवार का काम करते हैं। ये समझना वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है कि मौलिक अधिकारों की ये जो अवधारणा है ना, वो कोई रुकी हुई या स्थिर चीज नहीं है। ये एक जीवंत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे जैसे समाज का ढांचा बदलता है, नई तकनीकें आती हैं, वैसे वैसे इन अधिकारों का रूप भी तो बदलता है। सही? बिल्कुल। आज इस चर्चा में ये भी डिकोड किया जाएगा कि कैसे 1950 के दशक में कागज पर लिखी गई आज़ादी की गारंटी आज के स्मार्टफोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मास सर्वेलेंस वाले दौर में भी नागरिकों की रक्षा कर रही है। चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। ये समझने से पहले कि ये अधिकार आखिर हैं क्या, इनकी बुनियाद को समझना जरूरी है। संविधान को अगर एक स्मार्टफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम मान लिया जाए तो मौलिक अधिकार वो सिक्योरिटी फायरवॉल हैं। हाँ, वो सिक्योरिटी फायरवॉल जो सरकार रूपी एडमिनिस्ट्रेटर को भी किसी नागरिक के निजी डेटा या उसकी जिंदगी में हैकिंग करने से रोकते हैं। लेकिन इस फायरवॉल का विचार अचानक तो नहीं आया होगा। बिल्कुल नहीं। इतिहास में वो कौन सा बिंदु था जहां इंसान ने यह तय किया कि सत्ता की ताकत की भी कोई सीमा होनी चाहिए? इस फायरवॉल की नींव सदियों पहले रखी गई थी। दुनिया भर में इसकी पहली औपचारिक शुरुआत 1215 में इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से मानी जाती है। अच्छा, 1215 मतलब काफी पुरानी बात है। हाँ, उस समय इंग्लैंड के राजा जॉन की मनमानी इतनी बढ़ गई थी कि वहां के सामंतों ने एकजुट होकर राजा को एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दिया। तो वो पहला लिखित दस्तावेज था जिसने ये तय किया कि राजा भी कानून से ऊपर नहीं है। एकदम सही। और इसके बाद 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो नारा दिया, उसने तो पूरी दुनिया की सोच ही बदल दी। हाँ, और फिर 1791 में अमेरिकी संविधान ने अपने बिल ऑफ राइट्स के जरिए इसे एक ठोस कानूनी शक्ल दे दी। बिल्कुल। इन सभी ऐतिहासिक मोड़ों के पीछे ना एक ही सिद्धांत काम कर रहा था, सीमित प्रशासन या लिमिटेड गवर्नमेंट। मतलब ये कि विधायिका और कार्यपालिका की ताकत पर एक लगाम होनी चाहिए ताकि वे तानाशाही की तरफ ना बढ़ सकें। हाँ, और भारत के संदर्भ में देखा जाए तो इस लगाम की जरूरत कहीं ज्यादा थी। क्योंकि ब्रिटिश शासन का एक बहुत बड़ा हिस्सा दमनकारी कानूनों पर ही तो टिका था। बिल्कुल। रॉलेट एक्ट जैसे कानूनों के तहत बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी वकील के लोगों को सालों तक जेलों में डाल दिया जाता था। और शायद इसी क्रूरता के कारण ही भारत में एक ऐसे ढांचे की मांग उठनी शुरू हुई जो इंसान की गरिमा को बचा सके। सही कहा। इसी दर्दनाक इतिहास ने मौलिक अधिकारों की मांग को जन्म दिया। स्रोतों के अनुसार 1895 के स्वराज बिल से ही भारत में इन अधिकारों की रूपरेखा बननी शुरू हो गई थी। फिर 1915 में एनी बेसेंट का होम रूल बिल आया, है ना? हाँ, और 1928 में जब मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट तैयार हुई तो उसमें पहली बार मौलिक अधिकारों की एक विस्तृत सूची रखी गई थी। और अंततः 1931 के कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक स्पष्ट प्रस्ताव पारित हुआ। बिल्कुल। आजादी के बाद जब संविधान सभा का गठन हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक परामर्श समिति बनाई गई।
और इसी समिति ने दुनिया भर के अनुभवों और भारत के संघर्षों को मिलाकर संविधान के भाग 3 का खाका तैयार किया। हाँ, जिसका एकमात्र उद्देश्य ये था कि भविष्य में आने वाली कोई भी सरकार, चाहे उसके पास कितना भी बड़ा बहुमत क्यों ना हो, एक आम नागरिक की बुनियादी आज़ादी को कुचल ना सके। तो इतिहास की इस पृष्ठभूमि को समझने के बाद अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये फायरवॉल असल में काम कैसे करता है। मतलब मूल रूप से भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। हाँ, 7 थे। लेकिन स्रोतों से पता चलता है कि 1978 में 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार यानी अनुच्छेद 31 को इस सूची से हटा दिया गया और उससे सिर्फ एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। हाँ, और संपत्ति के अधिकार को हटाने के पीछे एक बहुत बड़ा व्यावहारिक कारण था। अच्छा, वो क्या? आजादी के बाद देश में जमींदारी प्रथा को खत्म करना था और विकास के लिए सड़कें, अस्पताल और बांध बनाने थे। लेकिन क्योंकि संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, इसलिए मैं समझ रहा हूँ। इसलिए जब भी सरकार जनहित के लिए जमीन अधिग्रहण करने की कोशिश करती तो मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में उलझ जाता था। बिल्कुल। इसलिए राज्य के विकास कार्यों को गति देने के लिए इसे मौलिक अधिकारों की सूची से बाहर करना पड़ा। इसका मतलब है कि अब 6 मुख्य अधिकार बचते हैं। इनमें सबसे पहले आता है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है, जिसके तहत छुआछूत जैसी कुप्रथाओं का पूरी तरह से अंत किया गया। हाँ, और राय बहादुर या महाराजा जैसी पुरानी उपाधियों को भी तो खत्म किया गया ताकि समाज में कोई जन्म के आधार पर श्रेष्ठ ना माना जाए। सही बात है। लेकिन यहाँ एक वैचारिक टकराव नजर आता है। कैसा टकराव? अगर अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के सामने सब समान हैं, तो फिर समाज में महिलाओं, बच्चों या ऐतिहासिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए अलग से विशेष नियम, जिन्हें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या आरक्षण कहा जाता है, क्यों बनाए जाते हैं? मतलब क्या एक ही संविधान में एक तरफ समानता की बात करना और दूसरी तरफ विशेष नियम बनाना विरोधाभासी नहीं है? कोई भी तो ये सवाल पूछ सकता है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़े ना, तो ये विरोधाभास पूरी तरह से खत्म हो जाता है। वो कैसे? समानता का मतलब केवल ये नहीं है कि एक अंधी दौड़ शुरू कर दी जाए और सबको एक ही लाइन पर खड़ा कर दिया जाए। अगर कुछ लोगों के पैरों में सदियों से बेड़ियां बंधी थीं और कुछ लोग सदियों से बिना किसी रुकावट के दौड़ रहे थे, तो दोनों को एक ही शुरुआती लाइन से दौड़ाना सच्ची समानता नहीं है। बिल्कुल नहीं। सच्ची समानता स्थापित करने के लिए उन लोगों की बेड़ियां खोलकर उन्हें एक समान स्तर यानी लेवल प्लेइंग फील्ड पर लाना जरूरी है। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। संविधान निर्माता इस बात को समझते थे, इसलिए उन्होंने समानता के अधिकार के भीतर ही ये गुंजाइश रखी कि राज्य उन वर्गों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है जो ऐतिहासिक रूप से पीछे छूट गए हैं। ये समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है, बल्कि उसे जमीन पर लागू करने का तरीका है। यह तर्क बहुत स्पष्ट है। एक समान शुरुआती रेखा बनाना ही असल न्याय है। इसके बाद बात आती है स्वतंत्रता के अधिकार की, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। इसमें भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी, शांतिपूर्ण ढंग से संघ बनाने की आज़ादी और देश में कहीं भी आने जाने या बसने की आज़ादी शामिल है। हाँ, और इसी की तहत 86वें संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को भी अनुच्छेद 21A के रूप में जोड़ा गया, जिससे 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा एक बुनियादी हक बन गई। बिल्कुल। लेकिन इस स्वतंत्रता के अध्याय में एक पेंच है, निवारक निरोध या प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लेना। हाँ। यह सुनकर तो तुरंत ब्रिटिश काल के रॉलेट एक्ट की याद आती है। जिन संविधान निर्माताओं ने खुद इस तरह के कानूनों का दंश झेला था, उन्होंने आजाद भारत के संविधान में इसे क्यों जगह दी? ये एक बहुत ही गंभीर और जटिल फैसला था। 1947 का वो दौर जब संविधान लिखा जा रहा था, तब देश का विभाजन हुआ था। हाँ, चारों तरफ दंगे थे और नए बने राष्ट्र की सुरक्षा पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा था। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए संविधान निर्माताओं को भारी मन से राज्य को यह शक्ति देनी पड़ी कि अगर किसी व्यक्ति से देश की सुरक्षा को खतरा हो तो उसे अपराध करने से पहले रोका जा सके। लेकिन इसे निरंकुश होने से बचाने के लिए कुछ शर्तें भी तो जोड़ी गई होंगी। बिल्कुल, सख्त शर्तें जोड़ी गईं। किसी भी व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा बंदी नहीं बनाया जा सकता जब तक कि उच्च न्यायालय के जजों की एक सलाहकार समिति इसकी अनुमति ना दे। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है।
स्वतंत्रता सिर्फ बोलने या कहीं भी जाने तक सीमित नहीं है। सच्ची स्वतंत्रता शोषण से बचने और अपने विश्वास को सुरक्षित रखने में भी है। इसीलिए शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी अनुच्छेद 23 और 24 को शामिल किया गया। ये मानव तस्करी, बेगार यानी बिना पैसे दिए जबरन काम करवाना और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों या खदानों में काम करने पर पूरी तरह से रोक लगाता है। हाँ, ये इंसान की गरिमा को बाजार की क्रूरता से बचाता है। और इसी गरिमा का एक और हिस्सा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। बिल्कुल। धार्मिक स्वतंत्रता हर व्यक्ति को अपने अंतःकरण की आवाज सुनने और अपने धर्म को अबाध रूप से मानने तथा उसका प्रचार करने की आजादी देती है। और इसके साथ ही अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाने के लिए अपने खुद के शैक्षणिक संस्थान चलाने का हक देते हैं। सही कहा। इसे अगर एक एनालॉजी से समझा जाए तो धार्मिक स्वतंत्रता एक बड़े पब्लिक पार्क की तरह है। उस पार्क में हर कोई अपना अपना खेल खेल सकता है, लेकिन कोई भी एक समूह पूरे पार्क पर कब्जा करके दूसरों के चलने का रास्ता नहीं रोक सकता। क्या बात है, बहुत अच्छी एनालॉजी है। इस एनालॉजी को अगर कानूनी भाषा में देखा जाए तो इसका सीधा मतलब है कि ये धार्मिक अधिकार असीमित या एब्सोल्यूट नहीं है। अच्छा, ये एक आम गलतफहमी है। राज्य के पास ये स्पष्ट अधिकार है कि वो सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पर इन धार्मिक गतिविधियों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे धर्म के नाम पर किसी ऐसी प्रथा को अनुमति नहीं दी जा सकती जो किसी इंसान की जान के लिए खतरा हो। बिल्कुल, यह समाज की शांति भंग करती हो। साथ ही पूरी तरह से सरकारी पैसे से चलने वाले शैक्षणिक संस्थानों में कोई विशेष धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? अभी तक समानता, स्वतंत्रता, शोषण से बचाव और धर्म की बात हुई। हाँ? लेकिन अगर सरकार या कोई ताकतवर संस्था इन अधिकारों को कुचलने पर उतारू हो जाए तो कागज पर लिखे ये शब्द क्या कर लेंगे? मतलब क्या इस देश में कोई ऐसी व्यवस्था है जहां अधिकारों के हनन पर सीधा प्रहार किया जा सके? यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि मेरा मतलब है, संविधान केवल अधिकार देकर पीछे नहीं हटता, बल्कि वो इन अधिकारों की रक्षा के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार भी देता है। और वो हथियार है अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बिल्कुल। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे पूरे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 के तहत अगर किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो निचली अदालतों के चक्कर काटे बिना सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। अरे वाह, ये कोई सामान्य अपील नहीं है, बल्कि ये खुद में एक मौलिक अधिकार है। हाँ। और इस अधिकार को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट रिट जारी करते हैं। इन रिट्स के काम करने का तरीका भी बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल, ये 5 प्रकार की रिट होती हैं। सबसे मशहूर है बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेबियस कॉर्पस, जिसका शाब्दिक अर्थ है शरीर को पेश करो, है ना? एकदम सही। मान लीजिए पुलिस ने किसी को अवैध रूप से हिरासत में रखा है, तो कोर्ट इस रिट के जरिए आदेश देता है कि उस व्यक्ति को तुरंत अदालत के सामने लाया जाए। और दूसरी रिट है परमादेश, यानी हम आदेश देते हैं। हाँ, जब कोई सरकारी अधिकारी या संस्था अपना कानूनी कर्तव्य निभाने से मना कर दे, जैसे कोई नगर निगम लाइसेंस देने से बेवजह इनकार कर दे, तो कोर्ट उसे काम करने का आदेश दे सकता है। अच्छा, और इसी तरह प्रतिषेध और उत्प्रेषण निचली अदालतों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकते हैं। बिल्कुल। और 5वीं रेट है अधिकार पृच्छा या को वारंटो, जिसका मतलब है किस अधिकार से। मतलब ये तब जारी होती है जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से किसी सार्वजनिक पद पर बैठा हो। हाँ, ये रिट्स सीधे तौर पर राज्य की मनमानी को चुनौती देती हैं। ये तो 1950 की बात हो गई, जब भौतिक दुनिया के लिए नियम बनाए गए थे। उस समय किसी व्यक्ति का घर ईंट और पत्थर का होता था, जहां एक मजबूत ताला लगाकर सुरक्षित महसूस किया जा सकता था। बिल्कुल। लेकिन आज के समय में हर इंसान का एक डिजिटल घर भी है, जो पूरी तरह से शीशे का बना हुआ है। इंटरनेट, स्मार्टफोन और डेटा के इस दौर में जहां हर क्लिक और हर लोकेशन ट्रैक हो रही है, वहां ये पुराने अधिकार कैसे काम करते हैं, खासकर निजता या प्राइवेसी के मामले में? ये आज के युग का सबसे बड़ा कानूनी और सामाजिक संघर्ष है, और इसी संघर्ष ने 2017 के उस ऐतिहासिक फैसले को जन्म दिया जिसे पुट्टास्वामी केस के नाम से जाना जाता है। इस केस ने तो भारतीय न्यायपालिका की दिशा ही बदल दी। बिल्कुल बदल दी।
इससे पहले 1954 के MP शर्मा केस और 1962 के खड़क सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान में प्राइवेसी कोई मौलिक अधिकार नहीं है। लेकिन पुट्टास्वामी केस में 9 जजों की बेंच ने उन पुराने फैसलों को सर्वसम्मति से पलट दिया। हाँ, और घोषित किया कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ही एक आंतरिक और अटूट हिस्सा है। स्रोतों के मुताबिक यह पूरी बहस आधार कार्ड योजना को लेकर शुरू हुई थी, जहां नागरिकों के बायोमेट्रिक डेटा को अनिवार्य रूप से जोड़ा जा रहा था। सही बात है। और पुट्टास्वामी केस के विश्लेषण में शोध पत्रों के भीतर एलन वेस्टिन और डैनियल सोलोव जैसे विशेषज्ञों के ढांचे का जिक्र मिलता है। एलन वेस्टिन ने निजता को 4 रूपों में बांटा है। वो 4 रूप कौन से हैं? पहला है एकांत या सॉलिट्यूड, यानी जब कोई देख न रहो और इंसान अकेला हो। दूसरा अंतरंगता या इंटिमेसी, जो फैमिली या दोस्तों के बीच की प्राइवेसी है। तीसरा है गुमनामी यानी एनोनिमिटी, मतलब किसी भीड़भाड़ वाली सड़क पर चलने की आजादी, जहां कोई फेशियल रिकॉग्निशन कैमरा चेहरे को ट्रैक ना कर रहा हो। ये आज के समय में बहुत जरूरी है। और चौथा है रिजर्व, जिसका मतलब है कि अपनी कितनी जानकारी दुनिया को देनी है, ये तय करने का नियंत्रण खुद व्यक्ति के पास होना। और वहीं डैनियल सोलोव ने निजता के नुकसान को 4 हिस्सों में समझाया है। पहला है डेटा कलेक्शन, जैसे जब कोई मोबाइल ऐप बेवजह लोकेशन ट्रैक करता है। बहुत आम बात है आजकल। दूसरा है प्रोसेसिंग, जब उस लोकेशन डेटा को एल्गोरिदम में डालकर किसी की दिनचर्या का अनुमान लगाया जाता है। तीसरा है प्रसार या डिसेमिनेशन, यानी उस डेटा को विज्ञापन कंपनियों को बेचना। और चौथा है हमला या इन्वेजन, यानी अनचाहे स्पैम कॉल्स या घर के अंदर तक घुसपैठ। बिल्कुल। पुट्टास्वामी जजमेंट ने इन सभी आधुनिक पहलुओं को मान्यता दी। इसी फैसले की बुनियाद पर नवतेज सिंह जौहर और जोसेफ शाइन जैसे अहम मामले तय हुए, जहां निजता को यौन स्वायत्तता और अपने जीवन के निजी फैसले खुद लेने की आजादी के रूप में देखा गया। एकदम सही। लेकिन जब इस डिजिटल निजता का सामना सरकार के सर्वेलेंस प्रोग्राम से होता है, तो तस्वीर थोड़ी उलझ जाती है। हाँ, वो एक ग्रे एरिया है। स्रोतों में इस बात का निष्पक्ष रूप से उल्लेख किया गया है कि सिविल सोसाइटी बड़े सरकारी सर्वेलेंस प्रोग्राम्स जैसे CMS और नेत्रा को लेकर गहरी चिंता में है। आरोप है कि ये प्रोग्राम बिना किसी स्पष्ट पारदर्शिता और बिना न्यायपालिका की पूर्व अनुमति के नागरिकों के डेटा की निगरानी कर सकते हैं। इसके अलावा हाल ही में आए DPDP एक्ट 2023 को लेकर भी कुछ कानूनी हलकों में आलोचना है कि ये सरकार को कुछ मामलों में बहुत ज्यादा छूट देता है। हाँ, और इसमें एक स्वतंत्र डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी की कमी है। यहाँ बात किसी एक पक्ष को सही या गलत ठहराने की नहीं है, बल्कि ये समझने की है कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है तो क्या नागरिकों का डेटा इकट्ठा करना सरकार के लिए जायज नहीं हो जाता? मतलब क्या आतंकवाद या अपराध से बचने के लिए निजता के इस अधिकार को दरकिनार किया जा सकता है? यह एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामी जजमेंट में इसका बहुत ही बारीक और तार्किक समाधान दिया है, जिसे अनुपातिकता परीक्षण या प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट कहा जाता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निजता का अधिकार भी असीमित नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा यकीनन एक बहुत बड़ा कारण है, लेकिन अगर सरकार किसी की निजता में दखल देना चाहती है तो उसे इस टेस्ट के 3 मुख्य चरण पार करने होंगे। अच्छा, ये 3 चरण कौन से हैं? पहला, सरकार का कदम कानूनी होना चाहिए, यानी किसी अधिकारी के महज एक आदेश पर जासूसी नहीं हो सकती। उसके पीछे संसद द्वारा पारित एक स्पष्ट कानून होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, उस कानून का एक वैध लक्ष्य होना चाहिए, जैसे देश की सुरक्षा या किसी गंभीर अपराध को रोकना। और तीसरा, जो सबसे अहम है, वह कदम अनुपातिक या प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। इसका सरल अर्थ क्या हुआ? इसका सरल अर्थ है कि लक्ष्य को हासिल करने के लिए जितना जरूरी हो केवल उतना ही दखल दिया जाए। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि मच्छर मारने के लिए तोप नहीं चलाई जा सकती। अरे वाह, क्या बात है। अगर किसी एक संदिग्ध की तलाश है तो उसके लिए पूरे शहर के लाखों निर्दोष नागरिकों की अंधाधुंध जासूसी या उनका डेटा खंगालना अनुपातिक नहीं है। राज्य की कार्रवाई मनमानी नहीं हो सकती, उसे तर्क की कसौटी पर खरा उतरना होगा। इस परीक्षण से ये साफ हो जाता है कि राज्य और नागरिक के अधिकारों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाता है। तो आज की इस गहरे विश्लेषण को समेटते हुए ये कहा जा सकता है कि मौलिक अधिकार केवल कुछ पुराने नियम नहीं हैं,
ये एक डायनामिक डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। बिल्कुल। 1215 के मैग्ना कार्टा की उन सामंती मांगों से लेकर 1950 में भारत के संविधान में दर्ज अधिकारों तक और फिर 2017 में डिजिटल युग के पुट्टास्वामी फैसले तक इन अधिकारों ने एक लंबी यात्रा तय की है। समाज की नई चुनौतियों के सामने ये खुद को लगातार ढाल रहे हैं ताकि नागरिक असीमित सत्ता के सामने बेबस ना हो। यही इन अधिकारों की सबसे बड़ी ताकत है। ये सुनिश्चित करते हैं कि तकनीक कितनी भी आगे क्यों न निकल जाए और सत्ता कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, एक आम इंसान की गरिमा, उसका वजूद और उसकी आजादी हमेशा व्यवस्था के केंद्र में बनी रहे। इसी निरंतर विकास और भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए सुनने वालों के लिए चर्चा के अंत में एक बहुत ही गंभीर विचार छोड़ने का वक्त आ गया है। बिल्कुल। आज ये स्वीकार कर लिया गया है कि व्यक्ति के डेटा की प्राइवेसी उसका मौलिक अधिकार है, लेकिन एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जा सकती है जो बहुत दूर नहीं है, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रेडिक्टिव एल्गोरिदम इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि वे किसी इंसान के सोचने से पहले ही उसकी पसंद, उसकी राजनीतिक विचारधारा या उसके अगले कदम का सटीक अनुमान लगा लेंगे। ये तो डरावना है। अगर कोई सिस्टम भविष्य में होने वाले किसी अपराध या व्यवहार का पहले से अनुमान लगा ले और कोई सरकार उस एआई की भविष्यवाणी के आधार पर किसी नागरिक के खिलाफ कोई कार्रवाई करने लगे, तो क्या वो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा? क्या भविष्य में मशीनों की सोच से बचने का अधिकार या खुद के विचारों को एल्गोरिदम की पकड़ से छुपाकर रखने का अधिकार इंसान का अगला मौलिक अधिकार बनेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले समय में पूरी दुनिया को गंभीरता से सोचना होगा, क्योंकि भविष्य दरवाजे पर दस्तक दे चुका है।